एक संख्या है 1.25 लाख की। आप इसके आगे रुपए जोड़ दें तो कहेंगे कि मुद्रास्फीति के दौर में इसकी कीमत क्या है। लेकिन यदि इस संख्या के सामने मैं बच्चे जोड़ दूं और आपको बताऊं कि इतने बच्चे हैं जिन्हें एक व्यक्ति और उसकी संस्था और उसके कार्यकर्ता बाल मजदूरी से, उत्पीड़न के दुष्चक्र से मुक्त करा चुके हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन है तो एक संख्या ही। इस संख्या के हिस्से का मांस, मज्जा और भावनाएं इसमें भर दी जाएं। मैं आपको एक लड़के के बारे में बताऊं जो नेपाल में है और जेब कतरा है। मैं आपको एक लड़की के बारे में बताऊं जिससे मुलाकात मनीला में हुई, जो असल में बांग्लादेश की थी और एक रोज़ दिल्ली आ गई। मैं आपको ऐसी बच्चियों के बारे में बताऊं जिन्हें बचपन में ही शोषण का शिकार होना पड़ा। मैं आपको ऐसे बच्चे के बारे में बताऊं जिसे टॉफ़ी का लालच देकर अपहृत कर लिया गया और एक खड्डे में झोंक दिया गया अपने हिस्से की बुनकरी करने के लिए। और जब एक रोज़ भागने का इरादा किया तो दिवाली की रात थी और तमाम पटाखे उसके जिस्म पर जख्मों को रोशन कर रहे थे। ऐसे कितने ही बच्चे हैं, कितनी ही कहानियां हैं जो आखिरी में एक सिरे पर आकर ठिठक जाती हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं, कार में बैठे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक फल देखा है, केला। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इसको छीलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। और जब उन बच्चों को अपने हिस्से के आत्मसम्मान की पहली रोशनी मिलती है, पहला स्वर, पहली ध्वनि मिलती है, तो वो लगभग डांटने के स्वर में एक व्यक्ति से कहती हैं, तुम पहले क्यों नहीं आए। किताबवाला के इस नए अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताबवाला में आज की किताब तुम पहले क्यों नहीं आए, इसे राजकमल पेपरबैक्स ने छापा है और इसके लेखक हैं हमारे देश में, दुनिया में इंसानियत से जुड़ा बहुत ज़रूरी काम करने वाले, नोबेल शांति पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। आपके पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। अनुभव वो भी हैं जब आप लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए बच्चों को बचाने के लिए। इस किताब का इरादा इन सारे अनुभवों को तरतीब करने का किस तरह से आया और शॉर्टलिस्ट कैसे किया, क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। इतने सारे बच्चे हैं, सब आपको जी भाई साहब जी, किसी के आप दादा हैं, किसी के नाना हैं, सबके साथ आपका वो ताल्लुक़ भी है कि कोई भी आके, आप दफ्तर में हो, घर में हो, भोजन की पंक्ति में हो, कोई भी आके आपकी आंखें बंद कर सकता है, कोई भी आके आपसे लड़ सकता है, ये अधिकार जता सकता है, जैसा सुल्ताना ने किया कि सबसे ज़्यादा प्यार तो आप मुझसे ही करते हैं। कोई भी देवली आपसे कुछ कह सकती है। तो कहानियों को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जो कि असल में हैं, अनुभव हैं? दरअसल ये सब वो ज़िंदगियां हैं जिनसे मुझे रोशनी मिलती रही, प्रेरणा मिलती रही। इनके साथ जब मैं चला, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उन पर कोई कृपा की, कोई दया की, कोई कल्याण किया उनका, बल्कि वही मेरे ऊपर कृपा, दया और कल्याण मेरा करते रहे और मैं इनके साथ साथ आगे बढ़ा। इनके बगैर मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता था। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे थे जिनकी ज़िंदगियों के बारे में लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को छांटना और फिर उनमें से भी कुछ और कम करके छांटना, ये बड़ा मुश्किल काम था। फिर हमारी कोशिश ये रही कि जो बच्चे न केवल उस अंधेरे से खुद निकले बल्कि और बच्चों को निकालने के लिए प्रेरणा बने, जिनके संघर्ष से, जिनकी जिजीविषा से, जिनकी भीतर की आशा से देश के कानून बदले, संविधान में परिवर्तन आए और दुनिया भर में कहीं ना कहीं समानता की, न्याय की, भरोसे की, इंसानियत की रोशनी फैल सकी। उनको हमने और छोटा छांटा। लेकिन ये किताब आखिरी किताब नहीं होगी ऐसे बच्चों के मामले में। हमने इनमें से कई और छांट लिए हैं जो दूसरी किताब में या तीसरी किताब में भी आएंगे। तो ये मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से हर एक कहानी लोगों को ये भरोसा दिलाएगी कि हालात कितने भी ख़राब हों, अगर हमें जीने की इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, तो हम बढ़ सकते हैं।
ये इन बच्चों ने साबित किया है। मैं इससे पहले कि प्रदीप से लेके सुल्ताना और उन सब कहानियों तक जाऊं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से आपने अभी परिचयात्मक बात बोली, इंट्रोडक्टरी, वो ऐसी थी कि जैसे आप खुद इन बच्चों की ज़िंदगियों के साथ इतना गहराई से जुड़ गए हैं कि एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि आप भी उनकी ज़िंदगियों के साथी हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते या जानते जानते इन लोगों को। क्योंकि एक दो वाक्यों में हर एक के बारे में आपने जो बात बोली वो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ था, और यही शायद आपकी और लंदन टॉप की विशेषता है। सर ये आपने लिखा ऐसे कि वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आत्मा में दर्ज हो गया। और किताब वाला हम लोग हर हफ्ते करते हैं, पर ये जो कहानियाँ हैं और इन पर जो बीती है, वो ऐसा नहीं कि आपने किताब पढ़ ली, एक इंटरव्यू कर लिया और गुजर जाए। जब मैं पहली कहानी पढ़ रहा था, और इनके शीर्षक भी, आपके संपादक सब बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से हर अध्याय का शीर्षक चुना गया और किताब का भी, वो भी बहुत सराहनीय है। तो मेहनत तो आप लोगों की है, जीवन में भी और लिखने में भी। मैं सिर्फ पाठक के तौर पर अपना दायित्व पूरा कर रहा था। कि जो पहला अध्याय जिसमें प्रदीप की कहानी है, आप लोग बैठे हैं अलवर के पास जो आपका बाल आश्रम है, और मुझे वो नाम भी बड़ा अच्छा लगा कि बाल श्रम से बाल आश्रम तक का जो एक सफ़र है। और वो एक बच्चा लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, सर पे पट्टी बंधी है, पुरानी है, दुर्गंध है, और अजमेर के पत्रकार के प्रयास से वो एक ढाबे से छूट कर आ रहा है। और उसकी कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं, हम लोग को लगता है कि ठीक है साहब, कोई बच्चा मजदूरी कर रहा होगा, उसको छुड़ा दिया, भर्ती करा दिया, पर उसके दिमाग पर जो असर पड़ चुका है, किसी के अंदर हिंसा की वृत्ति आ गई, किसी के अंदर डर बैठ गया है, कोई खुल नहीं रहा है, कोई छत पर बैठ के स्वेटर काट रहा है, और कोई अपने परिवार को नहीं स्वीकार रहा, और परिवार की तरफ से भी वो स्वीकृति नहीं है। तो वो जो ईर्ष्या, वो डा, या जैसे देवली करती है, अच्छा तू बड़ा अच्छा डांस करती है, मेरी तरह करके दिखा जी। तो ये तो बड़ा बाल मनोविज्ञान का चितेरा होना पड़ता है, बड़ा कुशल होना पड़ता है। नहीं, जब मैंने ये कहा कि जब हम उनके साथ चल रहे होते हैं और गहराई से महसूस करते हैं, एक तो है ऑब्जर्वेशन की बात कि हम देखते रहें कि क्या हो रहा है, और उसमें हम लिखें तो फिर अपनी बात आ जाती है उसमें। क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन को, निरीक्षण को अगर आप शब्दों में ढालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व और आप हावी हो जाएंगे। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं बच्चों के साथ रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये रही है कि मैं उन्हीं की तरह, उन्हीं जैसा, उन्हीं के साथ चल सकूं, उन्हीं की तरह सोच सकूं। तो मुझे कुछ मनोविज्ञान की जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो वे हैं, जैसे हैं, जैसा सोच रहे हैं, मैं उनके साथ वैसा ही सोच पा रहा हूं, और शायद लिख भी पाया थोड़ा बहुत। मैं कह नहीं सकता कि पूरा न्याय कर पाया हूं मैं, क्योंकि मैं पेशे से कोई लेखक नहीं हूं, साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया वही लिख दिया उनके साथ। कैसा था प्रदीप को सहेजना, संवारना? बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मतलब मैं, सॉरी आप जवाब देना, मैं बीच, आप समझिए कि एक बच्चा है, अब उसको ये बताना है जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नर बलि के लिए दे दिया था, एक तांत्रिक को, एक ओझा को, क्योंकि किसी मूर्ख ने आके ये बता दिया था कि तुम अपशकुनी हो, और उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव तुम्हें दुत्कार रहा है, और एक दिन तुम्हें नरबली के लिए ले जाया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब यहाँ से ज़िंदगी संवारनी है सर। जी, तो ऐसे बच्चे को समाज पर, मानवीय भावनाओं पर कोई भरोसा नहीं रह जाता। चूँकि वो जिंदा रहा है, इसलिए उसकी जिजीविशा उसके साथ जिंदा है, जीने की इच्छा शक्ति जिंदा है, लेकिन बाकी चीज़ें उसकी मर चुकी हैं। तो उसे किसी पे भरोसा नहीं है। उसको आगे चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सबसे पहले एहसास करा सकें कि वो भी एक इंसान है हमारी तरह का। लेकिन ये कहना आसान है, एहसास कराना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा हुआ कि वो थोड़ा संभला, लोगों के साथ मिलना जुलना, खेलना कूदना शुरू किया, लेकिन फिर वो वापस उसी मानसिकता में पहुंच गया। वही बातें उसे याद आने लगीं शायद। तो डर जाता था, वो सहम जाता था, बैठे बैठे सहम जाता था, झूठ बोलता था, छुपाता था दूसरों से सारी चीज़ों को। हिम्मत उसमें नहीं होती थी सच बोलने की।
पहली बार मैंने महसूस किया, उससे हमने अपेक्षा कुछ नहीं की, उसे भी हमसे कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते थे कि वो अपने आप पर भरोसा करना सीखे कि वो अभी ज़िंदा है और आगे ज़िंदगी में औरों की तरह कर सकता है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का हम उसका ख्याल रखते थे, बजाय ये दिखाए हुए कि हम उसका ख्याल रख रहे हैं। पीछे से ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे, लेकिन बच्चा धीरे धीरे महसूस करने लगा कि ये कुछ ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसने कभी व्यक्त नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और कपकपी सी छूट रही थी, और हम बच्चों के साथ एक शाम के कार्यक्रम करते हैं हम रोज़ आश्रम में, तो उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। तो मैं भी कंबल सा लपेट कर, शॉल लपेट कर और बच्चों के बीच में एक कोने की तरफ बैठा था। तो उसने किसी से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब को। लोगों ने कहा ये बीमार हो गए हैं, बुखार है इन्हें, काँप रहे हैं। उसने मुझे देखा, शायद महसूस किया, और वो उठ के गया मेरी पत्नी सुमेधा जी के पास और बहुत दुखी भाव से रो के बोला कि अब भाई साहब, अब मेरा क्या होगा, माताजी मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या हुआ है। दूसरे बच्चों ने भी कहा क्या हो गया तुमको। वो रोए जा रहा फूट फूट के, बोला भाई साहब मर जाएंगे, अब ये नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। अब पहली बार हमें पता लगा कि वो इतना प्यार करता है, उसे हम पर इतना भरोसा है, उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी की आगे की डोर कहीं ना कहीं हम थामे हुए हैं। लेकिन हमने उसे कभी एहसास नहीं दिलाया कि हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी है। सब ने उसको समझाया कि भाई साहब को कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए हम थोड़े दिन बाद, वो भी ठीक हो गया। लेकिन तब भी थोड़े दिन बाद फिर उसके साथ यही हो गया कि वो किसी चीज़ में भाग नहीं लेता था, कहता था मैं तो अपशगुनी हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं भाई साहब के नज़दीक रहूँगा तो मर जाएंगे वो। तो हम जानबूझ के उसे अपने साथ लेके आए दिल्ली और हमारे साथ घर में रखा हमने उसे, और बाकी लोगों ने भी समझाया कि तुम्हारे यहाँ होने से चीज़ें ठीक हो रही हैं, ख़राब नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि उन्हीं दिनों मुझे एक पुरस्कार, डिफेंडर फॉर डेमोक्रेसी एक अवार्ड अमेरिका का बड़ा भारी है, वो मिलता है वहाँ की संसद में मिला था, सेनेट में। तो वो जब उसकी सूचना आ चुकी थी, लेकिन हमने ये सूचना किसी को दी नहीं। फिर इस सूचना की घोषणा उसके सामने कराई कि देखो जब से ये कैलाश जी के यहाँ आके ठहरा है, घर में रह रहा है, तो देखो इतना बड़ा अवार्ड अमेरिका का उनको मिलने वाला है, ये इसी की वजह से हुआ है। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसका पूरा चेहरा और रंग बदल गया, खुशी से नाचने लगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसकी ये हालत हो गई। हमने उसको खूब समझाया कि देखो तुमको भी हम उस अवार्ड में ले चलेंगे और तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी वजह से मिला है, क्योंकि तुम शकुनी हो, अपशकुनी नहीं हो। लेकिन उसका नहीं हो पाया वीज़ा वगैरह का, पासपोर्ट का जाने का प्रबंध। लेकिन धीरे 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 करके उसकी समझ में आ गई। बाद में भी कहीं ना कहीं उसकी डोर बंधी हुई थी अपने परिवार, माँ, बहनों, भाइयों के साथ, भावना की डोर। लेकिन जब वो लोग मिले तो उन्होंने उसके साथ बड़ा दिखावे का तो किया, आगे आगे आ गया, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं किया। और वो इतने प्रेममय वातावरण में वहाँ रह रहा था, तो उसकी समझ में आ गया कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब भी वो कहना नहीं चाहता था दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ मेरे माँ ने या मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने दुर्व्यवहार किया, और मुझे तो 1 घंटे का समय भी नहीं दिया बात करने का। इतने साल बाद मिले तब भी वो नहीं मिलना चाहते थे और किसी तरह हिकारत की नज़र से देख रहे थे, इतने साल बाद भी। तो फिर ये मौका आया हमें उसको बताने का, समझाने का कि तुम डरो मत, बताओ सच सच। खूब मैंने एक दिन उसे समझाया कि माँ तुम्हारी अब मिली है, पिता की तो मृत्यु हो गई थी इस बीच में, लेकिन तुम यहाँ रह रहे हो आश्रम में इतने साल से, लगभग 10 साल हो गए हैं, तो तुम्हारे असली माँ बाप कौन हैं, प्यार करते हैं तुम्हें इनकी माँ बाप की तरह। उसको लगा थोड़ा अच्छा। बोले नहीं, मेरे सारे दोस्त लोग जो आश्रम के हैं वो कहेंगे कि ये तो बड़ा घर की सेखी बगार रहा था, अब इसकी हालत है कि फिर वापस आ गया। तो हमने आधी रात को कुछ बच्चों को बुलाया, साथ साथ बातचीत कराई, और मैंने कहा सच्ची बात बता दो कि तेरी माँ तुझे स्वीकार नहीं कर रही है। उसने हिम्मत करके बता दिया, डरते डरते बताया, लेकिन हिम्मत की।
तो सारे बच्चों ने उसे गले लगाया, गुरुजी ने गले लगाया कि तुम पहले हमारे हो, बाद में किसी और के बारे में सोचो। तो फिर वो रहने लगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव हैं इस पथरीले रास्ते में, अंधेरा है, उजाला है, खुशी है, दुख है, ये जो कहते हैं हम शब्दों में, हमने हर एक बच्चे के साथ ऐसा जिया और भीतर से हमने कोशिश की कि हम उनके साथ वैसा ही जी सकें। आप जब ये कहानी बता रहे थे तो मुझे एक और जो इसी किताब में ज़िक्र है कि आप कल्पना करें कि एक बच्चा बिहार के एक अति दरिद्र परिवार का है और वो पंजाब के गांव में बाल श्रम कर रहा है, बंधुआ मजदूरी कर रहा है और वो बरामद हो जाता है, मिल जाता है। अब कैलाश जी के दफ्तर में माँ और बेटे मिल रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं और ये किसी भावना के अतिरेक के चलते बात ना कर पा रहे हो ऐसा भी नहीं, या ट्रॉमा के चलते आवाज़ चली गई हो जैसे एक दूसरे केस में हुआ था, वो भी नहीं है। वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माँ मैथिली बोल रही है और बच्चा जब उसका अपहरण किया गया था तो बहुत छोटा था और कई बरस से वो पंजाब में गुलामी कर रहा था, इसलिए उसको पंजाबी आती है। उस बच्चे के बारे में बताइए। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भावुक पल थे मेरे लिए जब मैं इस दृश्य को देख रहा था। माँ उससे चिपटती थी, गाल में प्यार करती थी, आंसू बहाए जा रही थी और कुछ कहना चाहती थी, वो अपना प्यार जताना चाहती थी शब्दों में भी, लेकिन वो शब्द उसकी समझ में नहीं आ रहे थे बच्चे की। और यही हालत बच्चे की थी। वो गुस्सा भी दिखाना चाह रहा था, वो दुख भी दिखाना चाह रहा था, अपनी कहानी बताना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था और मैं समझता था क्योंकि मुझे पता लग गया था कि किन हालतों में वो जिया है। तो वो नीचे उठ के कांपते हुए बता रहा था कि सुबह सुबह उसे पानी, खेतों में पानी डालने के लिए 4 बजे सर्दियों के दिनों में भेज दिया जाता था और वो बताता था कि अफीम, लेकिन माँ नहीं समझ रही थी ये पूरी कहानी। चाय में अफीम मिला देते थे ताकि उसको सर्दी ना लगे और पाँव उसके गल भी जाएं तो पता ना लगे कि पाँव में दर्द हो रहा है। तो वो कहता, ऐसे मुंह में कुछ डाल के बताता था अपनी उंगली और करके माँ को, माँ समझती नहीं कि क्या क्या कहना चाह रहा है ये। फिर वो कह रहा था कि इतनी सारी भैंसें, 13 भैंसें वहाँ थीं और 14वां मैं था, लेकिन उसे ढंग से गिनती नहीं आती थी, हमारे साथियों ने ढंग से गिनी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गिन के बताता था और भैंसों को दिखाना चाहता था। कोई समझ में नहीं पा रहा था, माँ और उसके साथ के कुछ लोग। तो मैं इस दृश्य को देखते हुए इतना दुखी हुआ, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि कहाँ शब्द और अभिव्यक्ति छोटे पड़ जाते हैं भीतर की गहरी भावनाओं के आगे, ये उस समय एहसास हुआ। लेकिन शब्दों की भी ज़रूरत है, संप्रेषण की भी ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। तो ये उसकी हालत थी। छूटने के बाद वो धीरे धीरे करके उसे अच्छा लगा, हमने कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन उसने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए जो चीज़ दिखाई करके मुझे कि अब मेरे एक साथी से उसने एक चश्मा ले लिया और चश्मा लगा के वो घूम रहा था, क्योंकि उसके जो मालिक लोग थे वो बड़ा अच्छा महंगा चश्मा लगा के घूमते थे। तो उसे अपने वजूद का एहसास जब हुआ तो एहसास दूसरों को कराने के लिए वो एक काला सा चश्मा लगा के घूम रहा है, नए कपड़े पहन के। हमने उसे नए कपड़े दिला दिए थे, तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और वो सच में बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा तेज़ था, उसकी नज़रें बड़ी पारखी थीं। और एक समय तो ऐसा आया कि हमने उसका नाम का एक प्रस्ताव भेजा। स्वीडन में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है, वहाँ की रानी उसकी संरक्षिका हैं। तो उस अवार्ड के जूरी मेंबर के तौर पर वो राकेश सदा, इस बच्चे का नाम था, राकेश सदा चुना गया। और राकेश अपना बढ़िया कुर्ता पजामा झकाझक पहन के और रानी के बगल में बैठा और इधर उधर देख रहा है। भाषा तब भी नहीं जानता था वो, लेकिन लोग कर रहे थे अनुवाद। और उसने बताया कि मैं जिसको चुनूंगा वो ज़रूर जीतेगा। और सच्ची बात यह कि वो जिसको उसने चुना वो महिला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो लड़की अवार्ड जीती। और दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ और 2-3 लोगों ने दिया, उसका नाम प्रपोज किया होगा या उसको समर्थन दिया होगा, लेकिन ये भी उनमें से एक था। लेकिन उसे खुशी और गर्व इस बात का था कि मेरी चुनी हुई
कैंडिडेट अंत में अवार्ड विनर हुई। तो ये चीज़ उसके साथ रही। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में हादसे हुए, उसके पिताजी ने कुछ कर्जा ले लिया, फिर कर्जा चुकाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी। तब तक वो थोड़ा बड़ा हो गया था, 16-18 साल का हो गया था। फिर लौट के हमारे पास आया, फिर कुछ साल हमारे पास रहा। तब उसने कुछ और घर में प्रॉब्लम्स हो गई तो मज़दूरी करनी शुरू की। लेकिन साथ साथ वो जहाँ भी काम करता था वहाँ से बताता रहता था कि यहाँ पर बिहार के बच्चे गुलाम बना के रखे गए हैं, और उनको छुड़ाने में भी उसने बड़ा योगदान दिया, खुद आगे बढ़ के छुड़ाया। तो कई जगह धक्के भी खाए, लेकिन अपने आप को ज़िंदा रखा, अपने उस वजूद को कि वो केवल एक पुराना बंधुआ मज़दूर या गुलाम मज़दूर नहीं है, बल्कि वो एक मुक्तिदाता है दूसरों के लिए। तो एक दो भूमिकाएं वो निभाता रहा, खुद कहीं मज़दूरी और संघर्ष करता रहा, दूसरी तरफ दूसरे बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। और अंत में फिर वो हमारे पास अभी आ गया पिछले साल से, और हमारा एक मुक्ति कारवा कैंपेन है, उसमें काम कर रहा है। और बहुत तेज़ है वो बच्चा, अब तो बड़ा हो गया, 2 बच्चों का बाप भी हो गया। तो आप मुक्ति कारवा का जिक्र कर रहे हैं, मुझे कालू कुमार याद आ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा मतलब मार्मिक तो कई जगह हैं ही प्रसंग, बड़ा कॉमिक सीन भी क्रिएट हो जाता है जब वो अपना भाषण दे रहे हैं और भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो अनुवाद करने वालों को दिक्कत होगी। आप लोग इतने कितना खाते पीते हो, आप लोग इतने लंबे मोटे चौड़े कैसे हो, इतने गोरे कैसे हो आप लोग? तो एक तो वो उसको ये मौका मिला कि वो मेरे साथ अमेरिका गया, जहाँ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उस समय बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो एक किताब का विमोचन कर रहे थे जिसमें मेरे काम कैनेडी ने लिखी थी, कैरी कैनेडी ने लिखी थी, और हमारे जीवन के बारे में उसमें 50 लोग थे उसमें, आपका भी? जी, मैं भी उसमें था। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे बुलाने के बजाय किसी बच्चे को बुलाइए जिसकी वजह से मैं हूँ। तो उनको बड़ा अटपटा भी लगा, लेकिन उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को भी ले आइए, आपको तो आने ही आना है। अब उसमें और लोग थे, दलाई लामा जी थे, ऑन सूची थी, और कई लोग इस तरह के थे जो नोबेल लॉरिएट थे उस समय, और बाद में कुछ हो गए नोबेल लॉरिएट। तो कालू कुमार जी हमारे साथ गए वहाँ। तो क्लिंटन साहब ने जब देखा कि एक बच्चा बैठा है, सफ़ेद कुर्ता पजामा, लाल जैकेट में झकाझक इधर उधर देख रहा है, तो वो बजाय हम लोगों के पास जाने के बजाय उसके पास गए और पूछा कि ये कौन बच्चा है। तो मैं तो बगल में था ही, तो मैंने अनुवाद किया। तो वहाँ थोड़ी बातचीत के बाद कालू ने उनसे कहा कि देखिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं क्योंकि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, और मैं उन लोगों की तरफ से आया हूँ जो दुनिया के सबसे पीछे रह गए हैं, मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो बच्चे गुलामी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा पिछड़ा तो कोई दुनिया में है नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने सोचा कि ये इधर उधर की सीख सा क्या है, रटा बात क्या है। तो इन्होंने और 2-3 बातों में उसे लगाया। वो बिल क्लिंटन थे, लेकिन कालू भी चुप रहने वाले नहीं थे। कालू ने अपना पूरा और बातें सुनानी समझानी शुरू कर दी कि ये बच्चे अफ्रीका में भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि बताइए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप अभी अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, अभी भी कर सकते हैं, और जब नहीं रहेंगे तब भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप या किसी भी आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति होना, एक इंसान के नाते भी आप उन 25 करोड़ बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ हफ्ते के अंदर ही, शायद 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही, जो अमेरिकी सहायता थी दुनिया के बाल मजदूरी में लगे बच्चों की मुक्ति के लिए, वो सरकारों को दी जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ को दी जाती है, ILO को। तो ILO को दी जाने वाली जो राशि थी उसको बढ़ा के उन्होंने 6 गुना कर दिया। तो कई जगह पर ये खबर आई कि जब समाज का आखिरी आदमी प्रथम पंक्ति के आदमी से मिलता है तो क्या परिवर्तन, क्या मिरेकल्स हो सकते हैं। व्हाट कुड हैपन व्हेन द लास्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी मीट्स द फर्स्ट पर्सन। इस तरह की लोगों ने लिखे, अखबार वालों ने, TV वालों ने। तो ये कालू के भीतर की जो सच्चाई, ईमानदारी और बेबाकी थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि क्लिंटन साहब को अपनी नीतियों में परिवर्तन करके तुरंत ही कुछ घोषणा करनी पड़ी।
पर अनुवाद में किस तरह की मशक्कत आ रही जब वो भाषण दे रहा था? अनुवाद में जो वो थी देवली के अनुवाद में, हाँ। देवली की अनुवाद में ज़्यादा मुश्किल हुई थी। इनका भी मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो चुनौती दे रहा था बार बार कालू, तो ज़रा मुश्किल हो रही थी। लेकिन देवली को मौका मिला हमारे साथ था संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन के दौरान वहाँ यूएनओ में बोलने का। तो यूएनओ ने एक विशेष कार्यक्रम रखा, हमने भी साथ मिलकर रखा। उस समय मैं ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन का अध्यक्ष था अंतर्राष्ट्रीय। हम ही लोगों ने शुरू किया था, करीब 180 देशों में उसका काम चल रहा था। तो उस समय यूके के प्रधानमंत्री थे गॉर्डन ब्राउन जी। तो गॉर्डन ब्राउन ने, हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड ने, हम लोग सब ये लोग थे, क्वीन रानियाँ थीं जॉर्डन की। तो देवली हमारे साथ गई। तो देवली वो बच्ची थी जिसकी चुनौती इस किताब का शीर्षक बनी, तुम पहले क्यों नहीं आए। तो देवली बहुत ही चुलबुली और छोटी सी बच्ची थी। उम्र बढ़ने के बाद भी वो थोड़ी ठीक नहीं बनी रही और ऐसी रही, पतली दुबली सी। तो जब उसको मंच पे लाया गया तो देख के हंस के बोली सबको, इतने मोटे मोटे आदमी तो भाई साहब हमने कौन ही देखे, कभी देखे नहीं। तो मैंने कहा बेटा भारत में भी होते हैं, यहाँ भी हैं। नहीं फिर गोरे तो नहीं, इतने गोरे और ये सब वो स्टेज पे बोल रही है, स्टेज पे बोल रही है, मुझे करना पड़ रहा है नैतिकता के नाते। हाँ, एथिकली आप ये नहीं कर सकते कि कुछ अपनी तरफ से जोड़ घटा दो। तो मैं उसको कर रहा हूँ ट्रांसलेशन, और मैं कह रहा हूँ कि ये लोग मोटे कैसे हुए, हाउ डिड यू बिकम सो फैट। अब ये सब मुझे बोलना पड़ रहा है। और गोरे कैसे हो गए, व्हाई आर दे सो वाइट। और ऑडियंस में क्या रिएक्शन था? आर्टी हंस के तालियां बजाई जा रही है, खुश हो रहे हैं वो लोग। तो लेकिन उसकी इनोसेंस की ताकत थी वो। तो इसके बाद करते करते उसने अंत में अपनी बात बताई कि देखिए, मैं आज़ादी का मतलब नहीं जानती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी हवाई जहाज देखूंगी, उसमें बैठ के यहाँ आई हूँ। मैंने कभी किताब देखी नहीं थी ज़िंदगी में, और मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन जितना मैं पढ़ी आश्रम में रह के जी, उसके बाद मैंने कसम खाई कि मेरे गांव में कोई भी बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, और सबको स्कूल में दाखिल कराया। स्कूल था नहीं तो एक हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले एक नौजवान के पैर छू के उसने कहा, भैया जी आप हम लोगों को पढ़ाने लगी। तो पढ़ाने का काम शुरू हो गया। तो जब मैं ये कर सकती हूँ, एक साधारण सी बच्ची जो 3 पीढ़ियों की गुलाम है, तो आप लोग तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा रानी हैं, इतने लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप दुनिया के हर बच्चे को गुलामी से आज़ाद करा कि क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये उसकी चुनौती दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के नेताओं के सामने थी। तो ये भी उन बच्चों की ताकत थी। आप ये बता रहे थे, तो मुझे फिर पायल की कहानी याद आ रही थी कि कितनी अलग अलग मुश्किलों से गुजर के ये बच्चे, कोई बाल विवाह के खिलाफ लड़ रहा है, कोई मजदूरी के खिलाफ। पर उस कहानी में दाखिल हों उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, पाठकों को थोड़ा विस्तार से देवली और उस पूरे जत्थे को छुड़ाए जाने की कहानी बताएं, जिससे ये शीर्षक आया, जो कि मेरे ख्याल से ये मारवाड़ी भाषा है जी। क्यों रे तू पहले कौन ही आयो। हाँ जी, हाँ। तो ये एक बार की बात है कि एक महिला हमारे पास भाग के आई किसी तरह। उसके साथ एक आदमी था जिसको हमने कभी पहले बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कराया था। उस औरत ने बताया कि वो किसी तरह भागने में सफल हो गई है वहाँ से, लेकिन वहाँ पर 40-50 लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। और नरक का मतलब था कि कभी ढंग से खाना नहीं मिला, हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, सुबह से लेकर रात तक पत्थर तोड़ने का काम था। वो खदान थी, वो चूँकि गैर कानूनी खदान थी, किसी ने अपना बेनामी तौर पर ले रखी थी एक छोटी सी खदान, लेकिन वो खनन का काम पूरे इलाके में जोर शोर से कर रहे थे वो लोग। मुख्यमंत्री के सांसद बेटे की शह पर। जी, मुख्यमंत्री के सांसद बेटे की ही वो खदान थी, लोग ऐसा बताते थे, और किसी और के नाम पे थी। तो साबित करना भी मुश्किल था कि खदान किसकी है, लेकिन जानते थे लोग। तो कोई उसकी मदद नहीं करता था उन लोगों की। जब उसकी बात सुनी हमने तो फैसला किया कि ये बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन होगा इनको मुक्त कराना। हम सैकड़ों बार जा चुके थे, मैं भी सैकड़ों बार जाके खुद हज़ारों लोगों को छुड़ा चुका था, बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को।
लेकिन इस मामले में हमें बहुत सतर्कता बरतनी थी। तो बहुत प्लानिंग के बाद हम लोग आधी रात को सारी रेकी किए और पूरी रात इंतज़ार करते रहे कोने में सड़क के ढाबे के किनारे। और सुबह सुबह पौ फटने से पहले हमने फ़ैसला किया कि यहाँ जाके एक छापामार कार्रवाई करेंगे और छुड़ाएंगे, इससे पहले कि पुलिस या और किसी को बताएं या पता लगे। तो किसी को नहीं बताया हमने। वो ऐसा मौका था जब वो चौकीदार बंदूकधारी आदमी वो अपना शौच वगैरह के लिए जाता था पास के गांव में, उसका घर लगे हुए गांव में था। लेकिन इस खदान के क्षेत्र के आसपास उन्होंने कटीले तार लगा रखे थे और कोई निकल नहीं सकता था। 3 पीढ़ियां वहां गुजार चुकी थीं। देवली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 8 साल की थी उस वक्त, उसके दादा दादी को जवानी की हालत में लाया गया था, तब उनके बच्चे भी नहीं थे। बहला फुसला के जोधपुर के इलाके से, जोधपुर के आगे से कहीं से गांव से हरियाणा में लाया गया था और इसके बाद वहीं उनके बच्चे हो गए। बच्चों की शादियां ठेकेदारों ने करा दी। 2 ठेकेदारों ने मिलकर आपस में कि भाई ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है। शादियां कराने से पहले कोई ऐसी लड़की शायद नहीं होगी जिसके साथ बलात्कार ना किया गया हो, और एक नहीं कई बार ना किया गया हो। ये सारा नरक था जिसे वो महिला नरक बता रही थी। तो हम लोग पहुँचे तो एकदम हड़कंप सा मच गया। जल्दी जल्दी सब लोगों को हमें ट्रक में डालना था। हमारे साथ एक ट्रक था और मेरी कार थी। बच्चों को मैंने जितने बच्चे ठूसे जा सके अपनी कार में ले लिया और बहुत तेज़ी से भगाना था। मैं खुद ड्राइव कर रहा था क्योंकि ड्राइवरों पर भरोसा नहीं करते हम कभी ऐसे ख़तरनाक हालत में। जैसे वो 2 पुलिस वाले भाग गए थे एक बार की रेड में, तो वैसे ही हाल हो। ड्राइवर भाग जाते थे, पहले भी ड्राइवर भाग गए या थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। अब ड्राइवर को मिलते थे मान लीजिए 200 रुपये उन दिनों, और कोई 2000 दे दे तो वो तो या 5000 देते तो हमारी जान लेने में कसर नहीं छोड़ेगा, गिरा देगा हमें, कहीं कुछ कर देगा। बहुत ख़तरा होता था। तो मैं ड्राइव कर रहा था। तो जब हम आ रहे थे, चरखी दादरी एक इलाका है, वहाँ से दिल्ली की तरफ थोड़ा सा घूमते हुए हमको जयपुर जाना था। तो वो हरियाणा में एक यू टर्न लेके जाना था। हमारा आश्रम है जयपुर के पास, बाल आश्रम, वहाँ ले जा रहे थे, विराटनगर में। तो अचानक मैंने देखा कि बच्चे एकदम बिल्कुल शांत खड़े बैठे हुए हैं। वो बार बार पीछे झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रक साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनके माँ बाप का। कुछ बच्चे रोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि रो भी नहीं पा रहे। आज़ादी का अर्थ ही नहीं जानते थे। आज़ादी को महसूस करना तो और बात है उनको। तो मुझे लगा कि ये पीछे रात के बचे हुए कुछ केले पड़े हुए हैं, इनको ये केले दे देते हैं, शायद वो खाएंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मैंने बच्चों से कहा पीछे कुछ केले पड़े हैं, वो उठा के सामने दे दो और बांट लो आपस में। तो एक पीछे बैठे हुए लड़के ने उसको देखा इधर उधर, वो समझाने कि केला क्या है। मैंने समझाया कि ये हरे पीले से जो बड़े बड़े हैं फल, उनका एक बंच है, उठा के दे दो। तो उसने 2 छोटे छोटे बंच थे, उठा के दे दिए वो उसके गुच्छे। तो एकदम वो आगे आ गए, मेरी तरफ आ गया गुच्छा। तो मैंने कहा बेटा ये खाओ तुम लोग। तो मेरे बगल में एक और लड़की बैठी थी और एक लड़का बैठा था और एक देवली बैठी थी। तो एक लड़के ने कहा कि ये कैसा प्याज है, तो अपना मारवाड़ी में ही कहा। बता दीजिए आप वर्बेटम मारवाड़ी। मुझे एकदम प्याज को आलू कहा पहले तो, हाँ, और प्याज के लिए क्या कहा? हाँ, कांदा। हाँ, यो कैसो कांदा है? ये तो कांदा नहीं, कांदा नहीं, कौन ही कांदा? तो मैंने कहा कि कांदा नहीं है, ये फल है, खाओ, अच्छा है। तो दूसरे ने कहा कि ये तो आलू भी नहीं है। आलू तो वो जानते थे हिंदी। आलू कौन ही? आलू और प्याज के अलावा कोई तीसरी चीज़ का उनको पता नहीं था। तो मैंने फिर समझाया कि मीठा है, बड़ा अच्छा है। आप सुन के हैरान होंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने कोई मीठी चीज़ नहीं खाई थी, चखी नहीं थी। मिठास की उनको कोई इस तरह की अनुभूति नहीं थी, जानकारी नहीं थी। फिर भी मैंने जिद की कि खाओ इसे। और गाड़ी में तेज़ी से चला रहा था क्योंकि पीछे से आगे से कोई अटैक कर सकता है, किसी को पता लग जाए, कुछ और हो जाए।
तो उन बच्चों ने उसको तोड़ के खाना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोग उल्टी सी करने लगे, थूकने लगे नीचे। मैंने देखा कि चबा चबा के थूक रहे हैं, कुछ ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कहने से। तो मुझे एकदम आँखों में मेरे आंसू आ गए, रोना आ गया। मुझे लगा कि ये शायद 100, 200, 300 सालों का फासला है, गुलामी और आज़ादी का फासला, जिसको लोग मध्यकालीन दास्ता कहते थे। वो इसी बात से समझी जा सकती है कि हमारे देश में ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने मिठास का स्वाद नहीं चखा, उनको केले छील के खाना आता नहीं क्योंकि केले उन्होंने कभी देखे नहीं। तो छिलका उतारने में भी अज्ञानता और ज्ञान का फ़र्क आप कह सकते हैं, दो सभ्यताओं का फ़र्क कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता है, जानकार लोगों की सभ्यता है, एक सभ्यता वो है जो अभी भी घिसट रही है पीछे, सैकड़ों साल पीछे। तो मैंने अपने आंसू छुपाते हुए उनसे कहा कि बेटे इसको छीलते हैं। तो मैंने एक केला छील के दिखाया, थोड़ा खुद खा के दिखाया। तो कुछ बच्चों ने छीलने की कोशिश की, आड़ा तिरछा जैसे भी छिला, खाने लगे उसे। और एक 15-20 मिनट हम लोग चले होंगे तो अचानक एक नाजुक सा लेकिन कठोर हाथ, पत्थर तोड़ने वाला हाथ मेरे कंधे पर आके टिका जोर के साथ। और वो आवाज़ मेरे बगल में बैठी देवली की आवाज़ थी और उसी का हाथ था। उसने गुस्से में, शायद प्यार में, शायद उलाहने में, शायद मुझ पे भरोसा करके, शायद मुझे चुनौती देते हुए, कई तरह के भाव शायद होंगे उसमें, एक वाक्य में, कोरे तू पहले कौन ही आयो। अब वो इतना गहरा, जैसे आपने कहा ना, आपकी आत्मा तक ये बात छू गई। आप कल्पना करिए कि मेरे बगल में एक मेरी बेटी बैठी है 8 साल की। और मुझसे पूछ रही है कि तू पहले क्यों नहीं आया। तो उसकी ये बात मेरे लिए नहीं थी, उसका ये सवाल पूरी इंसानियत के लिए था। जो लोग भरोसा करते हैं संविधान में, कानून में, धर्म में, न्याय में, इंसानियत में, उन सब के लिए एक सवाल था कि तू पहले क्यों नहीं आता है। कौन सी वो चीज़ है जो हमें रोकती है इन बच्चों से? कौन सी चीज़ है जो हमें अपने आप में केंद्रित करके हमारी सुख सुविधाओं के दायरे में हमें बंद करके रखती है? कौन सी चीज़ है जो हमें डराती है? कौन सी चीज़ है जो हमें इंसान रहने के बजाय मशीन बनाती है? वो कौन सी चीज़ है? और उस चीज़ को चुनौती देने के लिए एक 8 साल की लड़की खड़ी है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। हम कैसे अपने आप को सभ्य कह सकते हैं जब हमारे बेटे बेटियां गुलाम बने हुए हैं? और ये गुलाम भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। बच्चे जानवरों से कम कीमत में ख़रीदे बेचे जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देवली का ये सवाल उन सब के लिए है जो थोड़ा भी इंसानियत में भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की बात करते हैं, गिरजाघरों की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं। वो कैसे हो सकता है? हम अपने आप को कैसे सभ्य कहें, कैसे सुसंस्कृत कहें, कैसे शिक्षित कहें, कैसे हम लोकतंत्र कहें अपने आप को, कैसे हम आज़ाद कहें अपने आप को, जब हमारे अपने बच्चे गुलामी में जी रहे हैं और हमसे ये चुनौतीपूर्वक सवाल पूछ रहे हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आते हो। तो ये सवाल हमेशा मेरा पीछा करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे भी इस सवाल को गहराई से समझें कि जब तक दुनिया के किसी कोने में हमारी एक भी देवली इस तरह गुलामी में पैदा होकर बड़ी हो रही है और हम उसको आज़ादी नहीं दिला सकते, बचपन नहीं दिला सकते, एक गरिमा, मानवीय गरिमा नहीं दिला सकते, तो हमको सभ्य कहने का कौन सा अधिकार है? आप कैसे माँ बाप हो सकते हैं बताइए मुझे। मैं सबसे पूछता हूँ, आप कैसे माँ बाप हो सकते हैं? आप अपनी बेटी को पीछे छोड़ दीजिए, किसी रेलवे स्टेशन पे आप जा रहे हो ट्रेन पकड़ने के लिए और आपका रिजर्वेशन है, आप खुशी से कहते हैं कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे जाना है। आप पति पत्नी बैठ जाइए ट्रेन के अंदर, अपनी बेटी को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दीजिए क्योंकि आपको तो आगे भागना है। तो हम सारी दुनिया आगे भाग रही है, भागे जा रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे पीछे छूटे जा रहे हैं। आज भी 16 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं देवली की तरह।
ये दुनिया भर का आंकड़ा है। ये दुनिया भर का आंकड़ा है। हमारे भारत में भी ये संख्या कुछ आंकड़ों के हिसाब से करोड़ों में है, सरकार के हिसाब से भी लाखों में है। तो ये हमें बदलना है। देवली की चुनौती हम सबके लिए एक चुनौती है, और हम तभी सही मायनों में अभिभावक हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जब हर एक बच्चे की आज़ादी मुकम्मल हो सके। कैलाश जी, कई केसेस तो इस तरह के होते हैं जिसमें हम बच्चों को छुड़वाते हैं जो बाल मजदूरी के लिए, यौन शोषण के शिकार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो लड़कियों का एक ख़ास एंगल है जिसमें उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला जाता है, इस तरह के केसेस भी आए हैं यहाँ पे सामने? बहुत सारे आए। आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं, 1 घंटे हमारी बातचीत है, 1 घंटे में हमारे ही देश से कम 8 बच्चों को चुरा के कहीं बेचा जा चुका होगा। ये सरकार का आंकड़ा है। असलियत में इससे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप संकोच के मारे शिकायत नहीं करते, क्योंकि बदनामी बहुत होती है कि अगर 12 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है तो भाग गई होगी किसी के साथ। पुलिस वाले भी ये लांछन लगाते हैं कि पहले जाओ उसके दोस्तों को तलाशो, उनके साथ भाग गई होगी। तो ये हालत है हमारे ही देश में। इसी 1 घंटे के अंदर 5 बच्चों के साथ यौन शोषण हो चुका होगा, 5 बच्चों के साथ। इसी 1 घंटे के अंदर न जाने कितनी संख्या, उनकी बहुत ज़्यादा है इसलिए किसी को आंकड़े पता नहीं है, ये तो आंकड़े सरकार के हैं जो मैं दे रहा हूँ, 5 बच्चों का यौन शोषण। लेकिन कितनी सारी बच्चियों को और लड़कों को भी ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ में, उनके नग्न, उनके अश्लील वीडियो बनाने में कितने बच्चे धकेले जा रहे होंगे। और जो बच्चे धकेले जाते हैं उनमें से कई तो आत्महत्या के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर लड़कियां वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होती हैं। ये एक नई विडंबना दुनिया में खड़ी हो गई है कि जब कानून और इस तरह की चीज़ें बनती हैं कि भाई अगर आप बलात्कार करते हो बच्चों का तो आप जेल जा सकते हो, तो बलात्कार करने के दूसरे तरीके खोज लिए हैं। ऑनलाइन बलात्कार करिए किसी कोने में ले जाके, और इसके बाद उसकी वीडियो बनाइए। वो वीडियो बहुत महंगी बिकती है। डार्क नेट में, वेब नेट्स में लोग जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं। अब ये इतना बड़ा धंधा होता जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। हमने एक खुद अध्ययन कराया, हमारे आंदोलन ने, मेरे फाउंडेशन ने, जब ये पहला लॉकडाउन लगा भारत में, तो हमने एक अध्ययन कराया कि ये जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मटेरियल है, बच्चों के यौन सामग्री की जो खपत है वो कितनी बढ़ी। तो 10 दिन के अंदर हमारे देश में बाल यौन सामग्री की खपत दुगनी हो गई, दुगनी, 92-93%, ऑलमोस्ट डबल, इतनी हो गई। हम लोग बीमार हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज बीमार है, और हम छोटे छोटे बच्चों को नग्न हालत में देखना चाहते हैं, उनके ऊपर बलात्कार होना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक बलात्कारी जिंदा है। कैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं? कहाँ हैं हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे? कहाँ हैं हमारे धर्मगुरु जो 24 में से मेरे ख्याल से 30 घंटे टेलीविज़न पर रहते हैं? क्यों नहीं बोलते वो? उनमें हिम्मत होनी चाहिए हमारे धर्मगुरुओं में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ये कह सकें कि अगर इस भीड़ में एक भी आदमी ऐसा बैठा है जो किसी लड़की या लड़के के साथ बुरी नज़र रखता है तो उठ के चला जाए यहाँ से। ये साहस उनमें होना चाहिए, नैतिकता का साहस। इसमें कई खासतौर पर जो बैक टू बैक शीर्षक के साथ हैं, मुझे मोम की गुड़िया मत समझना और उसके आगे के प्रकरण, जिसमें आपने उन लड़कियों की दास्तान लिखी है जो न सिर्फ अपने बाल विवाह को रोकती हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। और ये एक ऐसा मसला है, मैं पिछले दिनों एक बहुत ही अजीब किस्म का सोशल मीडिया स्टेटस देख रहा था कि जाति और गोत्र शादी में इस्तेमाल करें, बाहर निकलें तो बस अपने धर्म को याद रखें, जिस चीज़ को आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आप किसी बाल विवाह को रुकवाते हैं तो किस तरह के तजुर्बे होते हैं, किस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ता है? पायल और दूसरे केसेस में जो हुआ, एक तो ये कानूनी अपराध तो है ही है, सब जानते हैं, लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इसका एक आर्थिक पक्ष है। अभी हम ये कोविड-19 के महामारी के दौरान देख रहे हैं कि बाल विवाह ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग
अपनी नौकरियों से वंचित हो गए हैं, अपने काम धंधे जिनके छूट गए हैं, वो गरीब लोग गांव के अपनी लड़कियों की शादी जल्दी कर देना चाहते हैं। तो ये आर्थिक पक्ष है उसका। जी। दूसरा पक्ष है कि ये जो यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, ये जो अश्लीलता और गंदगी हमारे समाज में फैल रही है, इसका असर नज़र आ रहा है। तो माँ बाप चाहते हैं कि लड़की की जल्दी शादी कर दो, तो ये झंझट खत्म हो जाएगा, जल्दी चली जाए, ससुराल वाले जाने, हमें क्या करना। चौथा इसका जो पक्ष है वो है कि इतना गहराई से हमारे समाज, परंपरा, मान्यताओं में रचा बसा है कि लड़की की शादी माहवारी शुरू होने से पहले कर दी जाए, गौना बाद में कर देते हैं। ये एक पारंपरिक कृत्य है, तो गांव में ऐसा लोग करते हैं। और इसका परिणाम ये है कि अभी सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अध्ययन कराया कि 16 साल से 20 साल के बीच की जो हमारे देश में महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनमें से लगभग 24% का विवाह बाल विवाह हुआ था। कानूनी उम्र से पहले उनकी शादियां हो गई थी। मतलब हर 4 में से 1 लड़की की शादी कम उम्र में की जा रही है। ये तो है स्थिति। अब इसके सामने चुनौतियां इन सभी पर, आपको इन सभी मुद्दों पर करनी पड़ेंगी। एक परंपरा के खिलाफ है, तो हमारी कोशिश होती है कि स्थानीय पुजारियों को, धर्मगुरुओं को, मौलवियों को हम शामिल करें इसमें, जो समझा सकें, बता सकें लोगों को कि भाई देखिए ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को हम लोग शामिल करते हैं। लेकिन अभी हमने 18 अक्टूबर को एक देशव्यापी आंदोलन चलाया। 16 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन चलाया। उसकी शुरुआत की गई 10,000 गाँव से, और उसमें पहली बार हमने कोशिश की, या किसी ने भी पहली बार कोशिश की, कि उसकी अगुवाई सामाजिक संगठन नहीं करेंगे, गांव की स्त्रियां करेंगी, गांव की लड़कियां, किशोरियां करेंगी। तो लाखों की संख्या में एक चिट्ठी हमने भेजी। मैंने वो चिट्ठी लिखी और कई भाषाओं में, सब भाषाओं में देश की उसको भेजा गया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब जगह भेजा गया, अंडमान निकोबार में भी भेजा गया। तो उसमें हमने अपील की कि जो किशोरियां, महिलाएं इस बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, कि दूसरों का बाल विवाह ना हो, वो हमें किसी तरह मिस्ड कॉल देकर या किसी तरह सूचना भेजें व्हाट्सएप वगैरह पे। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए वगैरह वगैरह। आप सुन के हैरान होंगे कि 72,000 हमारी बेटियों ने, बहनों ने, बूढ़ी माँओं ने हमें अप्रोच किया और कहा कि कैलाश जी हम आपके साथ हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमारा तो बाल विवाह हो गया, हम अपने गांव में नहीं होने देना चाहते। तो आप देखिए कितनी घुटन, कितनी आग, कितना धुआं उन दिलों के अंदर धधक रहा है, देश की बेटियों के, माँओं के अंदर। तो वो आगे आ गई। तो हम लोगों ने ये लॉन्च किया, तो करीब करीब 2-2.5 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए देश भर से। ये तो आंकड़े हैं, और ज़्यादा ही होंगे। आगे आगे लड़कियां रहीं, महिलाएं रहीं, और पीछे गांव के बुजुर्ग लोग, लड़के, आदमी लोग जो समर्थन में थे उसके, वो आए। जहाँ नहीं आए वहाँ नहीं आए, लेकिन कहीं कहीं 10-20 महिलाएं आईं, कहीं हज़ारों की संख्या में आईं, और हज़ारों की संख्या में पुरुष भी आए किसी बड़ी जगह पे। तो ये हुआ। तो एक तो है सामाजिक चेतना की बात, दूसरा है हमने पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया, सरकारी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया। 14 राज्यों की सरकारों ने इसका समर्थन किया और आंगनबाड़ी वगैरह को निर्देश दिया कि वो इसमें शामिल हों। तो चेतना एक हिस्सा है, कानून की जानकारी दूसरा हिस्सा है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुछ बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को आगे लाना कि वो शिकायत कर सकें, ताकि वो FIR हो सके, प्रोसिक्यूशन हो सके, कन्विक्शन हो सके, सजाएं मिल सकें लोगों को, ऐसा करने वालों को। ये एक कार्यक्रम हमने चलाया और उसकी शुरुआत बहुत ज़ोर शोर से और बहुत अच्छे ढंग से हुई और हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अभी हम 200 ज़िलों में उसको मार्च अप्रैल में लॉन्च करने वाले हैं, 200 ज़िलों में एक साथ, क्योंकि हज़ारों संगठन भी इसके साथ जुड़ गए, सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में। तो बहुत बड़ा ये उपक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है बाल विवाह के खिलाफ। लेकिन साथ साथ हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि ये जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा का कानून है, राइट टू एजुकेशन वाला है, शिक्षा के अधिकार की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 18 साल की जाए।
इसमें अगर देर लगती है तो जो सरकार की योजनाएं हैं शिक्षा की, उस योजनाओं में 14 के बजाय 18 कर दो, क्योंकि कानून बनने में या कानून में परिवर्तन होने में देर लग सकती है, नीति बनाने में देर नहीं लग सकती, या कार्यक्रम में स्कीम में देर नहीं लग सकती। तो स्कीम बनाइए और 18 साल तक कीजिए। फिर हमने एक और सुझाव रखा सरकार के आगे कि बेहतर ये है कि शुरू में लड़कियों का कर दीजिए कि 18 साल तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे, हम अनिवार्य शिक्षा करेंगे और सारी लड़कियां 18 साल तक स्कूलों में होंगी। तो इससे बाल विवाह रुकेगा। तो एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन हम चाहते हैं और दूसरा सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं फिर धर्मगुरुओं से अपील करता हूं कि वो कहें बार बार कि अगर कोई भी पुजारी, कोई भी मौलवी, कोई भी फादर चर्च में अगर कहीं किसी लड़की की शादी में शामिल होता है या कराता है तो उसको धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। अब जाति धर्म वगैरह की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हिम्मत करके धर्मगुरु ये करें, तब शायद हिंदुत्व की भी रक्षा होगी, तब शायद इस्लामियत भी बचेगी, तब शायद क्रिश्चियनिटी भी आगे फ्लरिश करेगी, आगे बढ़ेगी, तब शायद सिखिज़म भी, सब कुछ गुरु हमारे 10 गुरुओं का ही बचेगा। तो हम अपनी बेटियों को बचा लेंगे तो हम सारे धर्मों को बचा लेंगे। ये एक लंबा सिलसिला है। इसमें एक साबो है जिसे वेश्यावृत्ति के लिए धकेले जाने की जो कगार पर है, उसे बचाया जाता है। कई हिंसक टकराव हैं। ये सुल्ताना की कब्र की कहानी है। ये बहुत सारे ऐसे संकल्पों की और सबकों की कहानी है जो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, तुम पहले क्यों नहीं आए, तो इससे 2-4 होंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये आपकी संवेदनशीलता को समृद्ध करने वाले होंगे और ये ऐसे वाक़े हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, जागरूक नागरिक बनाएंगे। कैलाश जी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, तो मैं क्या कहूँ, शुभकामनाएं सब कुछ, लेकिन वी नीड मोर पीपल लाइक यू। और एक पत्रकार के तौर पर हम इस अभियान में जो भी योगदान दे सकते हैं वो देते रहेंगे। आपने इतना वक्त निकाला, आप किताब वाला में आए और आपने अपने व्यस्त दौरों के बीच में से अलग अलग देशों के इन अनुभवों को लिपिबद्ध किया। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज हम 12 जनवरी को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और 11 जनवरी को आपका जन्मदिन भी था जी। तो उसके लिए भी आपको खूब शुभकामनाएं। आप खूब तंदुरुस्त रहें, ऊर्जा से भरे रहें और इसी तरह से न सिर्फ बच्चों को छुड़ाते रहें, नया जीवन देते रहें, बल्कि तमाम सरकारों पर भी इस तरह के दबाव बनते रहें कि वो अपनी नीतियों में और उनके क्रियान्वयन में बदलाव करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और लल्लन टॉप के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को, सबको नया साल मुबारक हो। और मैं फिर आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, कल भी मैंने कहा अपने जन्मदिन पर कि अगर सही मायनों में आप मुझे कुछ भी प्यार स्नेह देना चाहें, शुभाशीष देना चाहें, शुभकामनाएं देना चाहें, गिफ्ट देना चाहें, तो एक ही कार्य कर सकते हैं। किसी अनजान बच्चे के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। अनजान बच्चा ना मिले, पड़ोसी का बच्चा मिले, तो कुछ सोचिए कि उस बच्चे के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट ला सकते हैं। कोई भी ना मिले तो अपने बच्चे के साथ बैठ के एक दोस्ताना तरीके से ऐसी बातें कीजिए, बजाय इसके कि उसे इंस्ट्रक्शन देते रहें, सलाह मशवरे, प्रीचिंग करते रहें। बेहतर है कि उसके साथ दोस्ती का रिश्ता बना के और एक ऐसा क्षण भी लाएं कि वो खिलखिला के हंसे आपकी बात पर, और उसकी मुस्कुराहट से आप सरलता, सहजता, प्यार, स्नेह सीख सकें। बहुत धन्यवाद। ऑन दैट नोट, जब मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा धर्म हो, सबसे बड़ा संकल्प हो, किसी की खिल्ली ना उड़ाई जाए, इसमें एक ज़रूरी किस्म की मानवीय गरिमा हो, हम किताब वाला का ये एपिसोड खत्म करते हैं। और किन किताबों के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें लल्लन टॉप।